हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और 108 दिन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर हम लोग आज देखेंगे। मैंने आपको इससे पहले 2 लेक्चर्स दिए हैं जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित दिया है और यूरोपियों का आगमन से संबंधित दिया है। तो मैंने रिकैपिचुलेशन लास्ट लेक्चर में कराया था। फिर भी एक मोटी मोटा समझ जाते हैं, जो 2-3 चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, उसको समझ लेते हैं। पहले समझिए कि जो लास्ट गवर्नर था बंगाल का, जो कि मुगल्स के द्वारा अपॉइंट किया गया था, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वो ये कहता है कि हम मुगल्स को कोई नजराना नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह से वो पहला इंडिपेंडेंट रूलर बनता है बंगाल का। तो ये पूछा जाता है कि बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक या स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था, तो वहाँ पर भी मुर्शीद कुली खान नामक व्यक्ति का नाम आता है। ठीक है, अब जो मुर्शीद कुली खान है वो इजारा सिस्टम भी स्टार्ट करते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको ढाका से मुर्शिदाबाद जो है ट्रांसफ़र भी किया। ठीक, फिर आते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बारे में मैंने बताया कि इन्होंने यूरोपियों की तुलना की एक मधुमक्खी से कि अगर छेड़ोगे तो काटेगी और नहीं छेड़ोगे तो अपना शहद देगी वो तुम्हें। ठीक है, अलीवर्दी खान एक बहुत सशक्त रूलर था जिसने फोर्टिफिकेशन या दुर्गीकरण करने से मना कर दिया जब तक वो शासन में था आपके बंगाल में। ठीक है, इसके बाद अलावा मैंने प्लासी का युद्ध बताया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लासी का युद्ध एक बार और मैं बस रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेंगे। मैंने एक ब्लैक होल की घटना भी बताई। ब्लैक होल की घटना क्या थी, उसमें जो सिराजुद्दौला थे वो 146 टोटल इंग्लिशमैन को, अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर देते हैं और सुबह जो है केवल 23 जिंदा बचते हैं और 123 की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उन्हीं का समकालीन एक इतिहासकार है जिसका नाम है गुलाम हुसैन, ये भी मैंने पॉइंट आउट किया था। उसने एक अपनी बुक लिखी है सियार उल मुतखैरीन, उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, उल्लेख नहीं है। तो कई सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट घटना का उल्लेख नहीं है, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मनगढ़ंत होगी। ठीक है, ऐसी बातें होती हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आता है कि ये जो है एक्चुअल ब्रिटिश का जो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ उसका रियल फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव नामक व्यक्ति है। सीधे आते हैं प्लासी के बैटल पर। ठीक है, प्लासी के युद्ध पर आते हैं कि 23 जून 1757 में प्लासी का जो युद्ध है वो होता है। ठीक है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कैसे याद करना बताया था। मैंने कहा था 2-3-6, मतलब 2-3-6 हो जाता है और 1757 1757 में हुआ था। तो इसमें था कौन कौन, एक मुगल रूलर है आलमगीर II, उनके टाइम में ये बैटल हो रही है। ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडर है यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, वो एक साइड से लड़ रहा है। उसके साथ में कौन कौन लोग और लड़ रहे हैं गुप्त रूप से, तो मीर जाफर लड़ रहा है जो कि सिराजुद्दौला जिसके अगेंस्ट वॉर हो रहा है उसी का सेनापति है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव, उनके साथ में मीर जाफर, नहीं ऐसे डायरेक्टली समझिए, रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेजी सेना के साथ लड़ रहा है और सिराजुद्दौला से युद्ध हो रहा है। सिराजुद्दौला की ओर लड़ने वाले मीर जाफर, यार लतीफ़ खान, राय दुर्लभ और जगत सेठ, ये चारों लोग जो है ये धोखा देते हैं और वो लड़ते हैं अंग्रेजों के साइड से। ठीक, अब उसमें मैंने आपको एक बातें और बताई थी कि किसने हत्या कर किया था, कौन रियल प्लानर था इस सारे युद्ध का। ठीक है, तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर। ठीक है, जो कि नवाब की आर्मी को धोखा देते हैं, यानी कि सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं। फिर राय दुर्लभ ये भी धोखा देते हैं। जगत सेठ जो है वो नवाब को मारते हैं और ओमी चंद जो है वो प्लान करते हैं। ठीक, तो ये लगभग सारा नाम आपको लगभग पता चल चुका है। ठीक है, हुआ क्या, विलियम पिट नामक एक व्यक्ति है, जब ये हो जाता है लड़ाई, ठीक है, तो विलियम पिट उसी समय में, तत्कालिक समय में, कहता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं ये हेवन बॉर्न जनरल हैं, मतलब स्वर्ग से उतरे हुए, स्वर्ग से अवतरित हुए जो है एक तरह के जनरल, गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, प्लासी कहाँ स्थित है इसके बारे में प्रश्न पूछता है, तो भागीरथी रिवर है, बहती है आपके बंगाल से नदिया जिले में होकर के, तो वहाँ जो है ये भागीरथी प्लासी स्थित है। ठीक है, फिर एक व्यक्ति का नाम आता है, इसका नाम है मीर कासिम। इसके बारे में केवल एक क्वेश्चन पूछता है कि इसने कैपिटल कहाँ से कहाँ स्थापित की, तो आप याद रखेंगे कि जब भी मीर कासिम का नाम आएगा, ठीक है, मीर कासिम का नाम आएगा तो इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल ट्रांसफर की है। ठीक, देखिए हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना डेप्थ में कहानी समझोगे उतना बढ़िया पकड़ बनेगी। इसीलिए इसमें लिखने का काम मैं कम कर रहा हूं, क्योंकि अगर लिखने लगूंगा तो ग्रंथ बन जाएगा। जितना नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा 5 लेक्चर के बाद, 10 लेक्चर के बाद, ठीक है, जो भी मुझे अप्रोप्रिएट लगेगा वो आप लोग रीड आउट कर लेना। आपका काम है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्योंकि एग्जामिनेशन की डिमांड है ऑब्जेक्टिव टिक होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए, तो वो काम आपको करना है।
आप देखोगे कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद जब भी आप घटना चक्र पे जाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि सारी पॉइंट्स को कवर कर दिया जाए, ठीक है। आप किसी और एग्जामिनेशन का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वो नहीं सॉल्व होंगे, मुझे पूरा आशा है कि वो कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, तो जब नहीं सॉल्व होंगे तो उन्हीं का शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है एक आप समझ गए होंगे। फिर एक टैक्स भी इसने इंट्रोड्यूस किया था, टैक्स का नाम था खीरी जामा, खीरी जामा, ठीक। इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। दूसरा बैटल आता है, बैटल क्या है, बैटल का नाम है बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध, ठीक है, जहां भी दिया होगा बस बता दे रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, ठीक। बक्सर का युद्ध, तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ब्रिटिशर्स के साइड से कौन लड़ता है, तो हेक्टर मुनरो, नाम याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश आर्मी के साइड से लीड कर रहा है हेक्टर मुनरो, और दूसरे साइड से कौन है, अवध का नवाब है जिसका नाम है शुजाउद्दौला। उसको सिराजुद्दौला के साथ नहीं कंफ्यूज करना है, क्योंकि अभी अवध के नवाब की बात हो रही है। उस समय जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब था, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अवध का नवाब है जिसका नाम है शुजाउद्दौला, उसके साथ लड़ रहा है मीर कासिम और शाह आलम II, जो कि दिल्ली का उस समय नवाब है, यानी कि मुगल सम्राट जो है वो है शाह आलम II। ये तीनों लोग मिलकर के लड़ते हैं हेक्टर मुनरो से, और हेक्टर मुनरो इन तीनों लोग की जो संगठित सेना है उसको क्या करता है, हरा देता है, ठीक है, पराजित कर देता है। तो वहां पर जो है पैक्ट होता है इलाहाबाद का। 2 संधियां होती हैं, क्या क्या होती हैं मैंने ये भी बताया था, फिर से एक बारी मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए, इसमें 2 संधि होती है, एक होती है 12 अगस्त 1765 को, एक होती है 16 अगस्त 1765 को। जो 12 अगस्त होती है वो अवध के नवाब के साथ होती है, जो 16 अगस्त को होती है वो मुगल सम्राट के साथ होती है। पहले में क्या होता है कि शाह आलम से कड़ा और इलाहाबाद जो है, मतलब जो अवध का नवाब है उससे कड़ा और इलाहाबाद ले लिया जाता है और शाह आलम को दे दिया जाता है, लिया नहीं, इसको दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अभी शाह आलम को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र भी मिल जाता है, जो कि एक मुगल सम्राट है। दूसरा 50 लाख रुपए लिए जाते हैं, किससे, तो शुजाउद्दौला से लिए जाते हैं, कंपनी की क्षतिपूर्ति को, जितनी क्षतिपूर्ति हुई है उसको। फिर बलवंत सिंह एक व्यक्ति हैं जिनको बनारस का पोजीशन वापस कर दिया जाता है। जब ये लोग बनारस छीन लेते हैं तो बनारस का पोजीशन उनको क्या करते हैं, फिर से कंपनी वापस कर देती है। बात आती है 16 अगस्त वाले की, तो 16 अगस्त में इलाहाबाद में जो है मुगल सम्राट को प्रोटेक्शन देने की बात होती है कि उठा ले आओ शाह आलम II को यहाँ इलाहाबाद, हम लोग यहीं पर प्रोटेक्शन देंगे इनको। बदले में क्या करेंगे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की परमानेंट दीवानी किसको मिल जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी स्थायी दीवानी मिल जाती है, पहले क्या होता है दीवानी क्रमशः चलती रहती है और ये लोग यहाँ से पैसा भेजते हैं, कुछ जो भी होता है, अभी यहाँ पर परमानेंट दीवानी इन लोग को मिल जाती है। फिर क्या होता है कि हम ये लोग कहते हैं कि शाह आलम II को हम लोग 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देंगे, लेकिन उनसे बदले में 53 लाख रुपए के आसपास ये लोग ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के बात वहीं जाकर बैठती है कि कहीं ना कहीं शाह आलम II और शुजाउद्दौला दोनों लोग का लॉस ही होता है, ठीक है। तो ये 2 संधियां हैं, इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब आप घटना चक्र लगाओगे या लगा रहे होंगे जो लोग, वो लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि वांडी वॉश से रिलेटेड, ठीक। तो एक बार क्वेश्चन शामिल करता हूं मैं, फिर आगे चलता हूं। तो देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है वांडी वॉश से रिलेटेड। मैंने कहा भी था कि वांडी वॉश का जो युद्ध है उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, वांडी वॉश। तो मैंने बताया था कि ये कब होता है, 1760 में हुआ था वांडी वॉश। किसके मध्य हुआ था, तो फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। किसके साथ हुआ था, ये इंग्लिश या अंग्रेजों के साथ हुआ था। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था उसी समय वांडी वॉश होता है, यानी कि 1758 से लेकर 1763 के बीच में वांडी वॉश युद्ध हो रहा है। और मैंने याद कराया था कि इस समय अगर पूछे कि गवर्नर कौन था फ्रांसीसियों के साइड का, तो मैंने याद कराया था डुप्ले लाली, ठीक है। तो काउंट डी लाली जो है वो वांडी वॉश के समय में गवर्न कर रहा है किसकी सेना को, वो फ्रांसीसियों की सेना को, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये पूछता है, कई बार आप देखोगे यूपीपीसीएस मेंस, उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी सब में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। फिर एक प्रश्न पूछता है कि बक्सर का युद्ध, वांडी वॉश, चिलियानवाला और खुर्दा का युद्ध कब हुआ। तो चिलियानवाला आज आप पढ़ लोगे, मैं उसको पढ़ा दूंगा। बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 22 अक्टूबर 1764 में होता है, और वांडी वॉश का युद्ध अभी 1760 में बता दिया। खुर्दा का युद्ध कब होता है ये भी जानना जरूरी है, तो खुर्दा का युद्ध 1795 में होता है, बस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आगे आएंगी। खुर्दा का युद्ध कब होता है, 1795 में होता है, निजाम के साथ होता है, किसका होता है, मराठों का,
ठीक। एक प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया। ठीक, तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि मराठा, राजपूत, मुगल या सिख। तो वहां पर मराठों ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। ठीक है, आशा करता हूं कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो सर्वाधिक जो विरोध किया वो अंग्रेजों का मराठों ने किया। ये कहता कौन है? अब कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, इतने आसान प्रश्नों में इतना कंफ्यूजन होता है कि मोस्टली लोग जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, हालांकि जो धुरंधर हैं, हमारे 25% जो भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं लोग, वो धुरंधर होते हैं, उनसे कभी गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन 75% वालों के लिए मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे अंतिम कड़ी को लेकर के चलना है। जो सबसे कमजोर बच्चा है ना, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके मैं चलता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जिन्होंने 4 बार मेंस लिखा है, 2 बार इंटरव्यू दिया है, मैं उसके ऊपर केंद्रित करके चलूँ, क्योंकि उन्हें मोस्ट ऑफ द चीजें आती हैं, वो स्किप करते हैं या फिर 2x पर सुनते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जिन भी दोस्तों को अच्छा एक्सपीरियंस करना है लेक्चर का, या वो स्टोरी फॉर्म में सुनना चाहते हैं, वो 1.25x पे ही लेक्चर को सुना करें। देखिए, 2 तरह से प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न पूछता है कि प्रभुत्व को प्रारंभ किसने किया, ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में प्रारंभ किसने किया। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसने या किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है प्लासी। दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर यह पूछा जाए कि प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसमें मिली, प्रथम निर्णायक सफलता तो किसमें मिली, प्लासी। ठीक, दोनों का आंसर हो जाएगा प्लासी। ठीक, लेकिन अगर पूछता है कि प्रभुत्व को सबसे अधिक, देखिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, इसका हो जाएगा बक्सर। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन में एक माइन्यूट सा अंतर है। पहले में लिखा है कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया, तो आंसर हो जाएगा प्लासी। लेकिन लिखता है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो वहां आंसर हो जाएगा बक्सर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे हमेशा निर्णायक वर्ड करके पूछे तो हमेशा आंसर होगा बक्सर, क्योंकि प्लासी पहला ट्रायल मैच था। मैंने बताया आपको कि प्लासी क्या है, ट्रायल मैच है। ठीक, या कह सकते हो कि सेमीफाइनल मैच है, जहां पर ये लगने लगा कि हम लोग कुछ बढ़िया कर सकते हैं। ठीक, और बक्सर जो है वो वर्ल्ड कप वाला मैच है कि इसको जीत गए तो फिर पूरा राज करेंगे। तो निर्णायक वर्ड जब भी बोलेगा, ठीक है, कि ट्रॉफी उठाने वाला वर्ड कौन सा है, तो बक्सर है। याद रखेंगे क्रिकेट मैच के इसी तरह से मैचों से संबंधित करके अपने दिमाग में उस चीज को, निर्णायक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और क्या प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछता है जैसे गोल्डन फरमान किसके समय में जारी हुआ, कौन मतलब मुगल शासक था, तो फर्रुखशियर थे उस समय, जिनके समय में गोल्डन फरमान जारी हुआ। ठीक, लेटर मुगल्स जो भी नाम आते हैं लेटर मुगल्स के, ठीक है, लेटर मुगल्स मतलब होता है 1707 में जब आपका औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब लेटर मुगल्स याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक, तो आप याद कर सकते हो बहादुर शाह, ठीक है ना, जहांदार शाह, ठीक, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, ठीक, फिर अहमद शाह, ठीक, फिर आलमगीर टू, ठीक है ना, अहमद आलम, फिर शाह आलम टू, ठीक, फिर आता है अकबर टू और बहादुर शाह जफर। केवल ये याद कर लो, मैं बता रहा हूं एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आसानी से हिट कर लोगे। कैसे हिट कर लोगे, एक तो क्रोनोलॉजी पूछता है कि कैसे कैसे ये लोग आए थे, ठीक है, पहला ये पूछता है। दूसरा ये पूछता है जैसे मान लीजिए बक्सर का युद्ध हुआ या कोई और युद्ध हुआ, तो कम से कम ये चीजें क्लियर होती रहेंगी कि 1764 में एक्चुअल मुगल में कौन था। ठीक है, क्योंकि जितना भी युद्ध चलेगा ना उसमें मुगलों के बारे में पूछेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। आप देखते हो कि 1857 में बहादुर शाह जफर उपनाम से जो बैठता है वो लास्ट मुगल एक तरह से कहा जाता है। यहां पर इसकी पत्नी के धोखा देने के नाते इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक,
और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1857 का जो चश्मदीद था, मतलब जिसने आंखों से देखा था, वो कौन था? तो वो जो उर्दू के एक शायर हैं गालिब, तो गालिब जो थे उन्होंने 1857 आंखों से देखा था, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। तो बस एक बार याद कर लो कि बहादुर जहां, फर्रुख मोहम्मद, अहमद आलम, शाहजहां और अकबर और बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। इस तरह से इसको याद करके आप लोग आगे चल सकते हैं। बीच में एक दो छोटे रूलर और आते हैं, उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी चीजें याद कर लीजिए, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा हुआ है जो कि यूपी ARO में आया हुआ था 2016 में मेंस में। पूछा था कि अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही थे, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। पहला है राजा टिकैत राय से संबंधित, रुकिए, राजा टिकैत राय, ठीक। तो राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे एक तरह से, ठीक है, वित्त मंत्री कह सकते हो। तो राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। और दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपका पूछा हुआ है, अभी इसको बीच में दे दिया है, हो सकता है कि साइड बाय साइड में कहीं अगर मिलता है तो ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ था, तो उसमें आया हुआ था अंबर का युद्ध या अंबूर का युद्ध भी इसको बोलते हैं। तो अंबर का युद्ध से समझेंगे, अंबर का युद्ध कब हुआ? तो 1749 में हुआ। सन को लेकर के कंफ्यूज किया था कि 2-3 दिया हुआ था, पूछा था क्रोनोलॉजी लगा दो कि अंबर का पहले हुआ या वंडीवश पहले हुआ या प्लासी पहले हुआ, इस तरह का, या बक्सर पहले हुआ, ठीक है। तो इस तरह का एक क्रम पूछा था। तो समझ लीजिए कि अंबर का युद्ध 1749 में होता है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप एक स्थान है, इसका नाम है अंबर या अंबूर, उस स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। तो इसके अलावा आप लोग बाकी प्रश्न सॉल्व करिएगा, अगर कुछ फंसता है तो आप बताइएगा कि कुछ फंसा। वैसे मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। द्वैत शासन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में क्लियरली बता दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर, ठीक है। तो मैसूर पर 2 लोग शासन करते थे। पहला नाम है आपका हैदर अली और उनका बेटा है टीपू सुल्तान, ठीक। तो उससे संबंधित 4 वॉर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आंग्ल मैसूर वॉर उसको बोलते हैं। तो जो आंग्ल मैसूर वॉर है, आए दिन हर परीक्षा में लगभग कह सकते हो अल्टरनेट वे में, कि एक बार पूछा, एक बार नहीं पूछा, एक बार पूछा, एक बार नहीं पूछा, ऐसे करके हमेशा पूछता है। तो 3 चीज़ जो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझ जाइए। सन तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा मैसूर से रिलेटेड, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। चौथे में क्या होता है? चौथे में जो लीडर है वो मर जाता है, ठीक। हालांकि मरता दूसरे में भी है, लेकिन उसका बेटा टीपू सुल्तान आता है। तो पहला और दूसरे में हैदर अली लड़ेगा, HA लिख रहा हूँ अभी, इसके बारे में पूरा बताऊंगा अभी, बस ये आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। हैदर अली पहले में लड़ा, हैदर अली दूसरे में लड़ा, यहाँ पर दूसरे में ही टीपू सुल्तान आया, ठीक है। तीसरे में टीपू सुल्तान लड़ा और चौथे में टीपू सुल्तान मर गया, ठीक है। पहली जो संधि होती है उसको बोलते हैं मद्रास की संधि, याद ये रखना था, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। मद्रास की संधि पहली होती है, दूसरी होती है मंगलौर की संधि और तीसरी होती है श्रीरंगपट्टनम, ठीक। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी लगाने को आ जाता है कि कौन सी पहले हुई थी, कि मद्रास पहले हुई, मंगलौर पहले हुई या श्रीरंगपट्टनम कैसे हुई। इसको आप MMS से याद कर सकते हो, ठीक है। पहला M जो है उसमें कम वर्ड है, ये याद करना है, इसलिए वो पहले नंबर पर है, ठीक। मद्रास जो है उसमें कम वर्ड है, मंगलौर लिखोगे तो उसमें ज़्यादा वर्ड्स आएंगे, मतलब वर्ड्स मतलब कि अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ठीक है। तो MMS करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक। फिर जो ये लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, फ्रांसीसियों से इनका ताल्लुकात बहुत ज़्यादा है। जो भी मैसूर के लोग हैं, हैदर अली, खास करके टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखता है। तो जैकोबियन क्लब बनाता है और एक वृक्ष लगाता है जिसका नाम है ट्री ऑफ लिबर्टी, जो है ये लगाता है। और मैसूर के लोगों से आयुध निर्माण, जैसे अस्त्र शस्त्र, अच्छी बंदूकें, इस तरह की चीज़ें वो ये रखता है, ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि इसकी जो तलवार थी टीपू सुल्तान की, वो काफ़ी वजनी थी। इसके बारे में हिंदू में आर्टिकल भी छपा कुछ वर्ष पहले, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, बहुत ग्लोरियस, वहाँ पे जाओगे तो इनका जो किला है इत्यादि चीज़ें बहुत ग्लोरी रखते थे ये लोग, ठीक। पंजाब की बात करोगे तो पंजाब में एक व्यक्ति है रणजीत सिंह, जिनके बारे में मेनली फोकस किया हुआ है। तो रणजीत सिंह जो है वो एक्चुअली जो पंजाबी होते हैं उसमें अलग अलग मिसल होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग में समझ लो कि सब कास्ट होती है, उसी तरह उन लोगों में अलग अलग मिसल होती हैं, ठीक है, कि किस क्षेत्र पे कौन राज कर रहा है उस हिसाब से उसको मिसल दे दो एक। तो जो रणजीत सिंह है उनके बारे में पूछता है तो वो सुकर चकिया मिसल के थे व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा मतलब आक्रामक प्रवृत्ति के भी थे और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले थे, ठीक। तो एक आध बैटल में अंग्रेजों को हराया भी इन्होंने, ठीक है। तो फिर अंग्रेज जानते ही हैं कि उनके पास कई सारी नीतियां हैं जो इनके पीछे पड़ गए, और इनके जो उत्तराधिकारी हुए जैसे दिलीप सिंह हुए तो उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया गया, ईसाई बना दिया गया, मतलब क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे कबूल करवा दी गई, और फिर इनको जो है बाहर भेज दिया गया पेरिस ओरिस में, और वहीं उनका निधन हो गया, ठीक है। मतलब उनको मौज करने के लिए कह दिया गया कि जाओ तुम पाजी, तुम उधर ही जो है एकदम मस्त मौला बने रहो, ठीक है। तो पंजाबी
लोग इनको जो है दुलीप सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, रणजीत सिंह जो व्यक्ति हैं उनका जन्म होता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, 1780 के आसपास होता है। बस ये याद रख लो एक मोटी मोटा कि 1780 के आसपास जन्म होता है। किसमें होता है? सुकरचकिया मिसल के आसपास में होता है। तो सुकरचकिया मिसल के ये मुखिया हैं, ठीक है, महाराजा महासिंह, ठीक है, उनके घर में इनका जन्म होता है 1780 में। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई, एक संधि हो रही है 1809 ईस्वी में, ठीक है, जिसका नाम है अमृतसर की संधि। तो ये पूछता है आपसे, सन याद रखिएगा कि 1809 में हुई, ठीक है, और किसके किसके बीच हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई और आपका अंग्रेजों के बीच में हुई। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को इन्होंने जीत लिया। तो देख रहे हैं कि कितने ऐसे शासक हैं ये कि ये जो है लगातार जीतना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कश्मीर जीत लिया 1819 में, 1818 में मुल्तान का क्षेत्र जीत लिया, पेशावर जीत लिया। मतलब ये तत्कालीन जो पंजाब था उस समय का, तो हमारा भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, ठीक है, तो दोनों ही समझ लीजिए कि दोनों पे ही शासन करते थे। मोस्टली पंजाब के साइड में लाहौर इत्यादि में ही राजधानी बनाएंगे, तो उधर ही ये पूरी तरह से शासन करते थे। बात आती है 1798 में अफगानिस्तान के शासक जहमन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। ये पुरानी बात इसमें दे दिया है, तो बस याद रख लेना है कि जमान शाह अगर पूछता है तो जमान शाह कौन है? तो अफगानिस्तान के शासक थे, जो कि 1798, जब ये 18 साल के थे तब पंजाब पर आक्रमण किए थे। वापस जाते समय उनकी तोपें जो थीं वो चिनाब नदी में गिर गई। तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है कि जो जमान शाह थे उनकी तोपें गिर जाती हैं आपके चिनाब नदी में, और जो रणजीत सिंह है वो क्या करते हैं? तोपों को निकलवा करके उनको वापस भेज देते हैं। तो जो जमान शाह है उसको बहुत बढ़िया लगता है कि बताइए, वो व्यक्ति है अभी 18, 19, 20 साल का व्यक्ति है, जो मुझे मेरी तोपें जो चिनाब नदी में गिरी थी उसको निकलवा करके वापस भेजा है। तो कहते हैं कि लाहौर पर आप अधिकार कर लो, मेरी अनुमति है। ठीक है, तो इस सेवा के बदले वो जमान शाह कहता है कि लाहौर पर आप अधिकार कर लीजिए। ठीक, 1799 में रणजीत सिंह ने तात्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। तत्काल मतलब तुरंत ही लाहौर पर अधिकार किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखना है कि 1799 में इन्होंने लाहौर पर जो अधिकार किया है वो जमान शाह के कहने पर अधिकार किया है और उसको अपनी कैपिटल बना दिया है। जमान शाह उन्हें राजा की उपाधि देता है, ठीक है, इसीलिए राजा रणजीत सिंह कहलाते हैं। और लाहौर का अपना सूबेदार भी इनको मान लेता है कि चलो ये मेरे ही सूबे का व्यक्ति है और ये मेरा सूबेदार है। 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तो मैंने बताया कि कुल 12 मिसलें हैं, ठीक है, जिसमें से एक सुकरचकिया है और एक मिसल का नाम यहाँ पर दे रहा है भंगी मिसल। तो भंगी मिसल के क्षेत्र में अमृतसर का क्षेत्र आता था, ठीक है, भंगी मिसल के अंदर। तो भंगी मिसल से क्या छीन लेते हैं? लाहौर का अमृतसर का जो क्षेत्र है उसको भी 1805 में ये छीन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? पंजाब की जो राजनीतिक राजधानी है लाहौर, उसको बनाते हैं और धार्मिक राजधानी अमृतसर, दोनों ही उनके अधीन आ जाती हैं। ठीक है, ठीक, तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है दोस्तों कि जो राजधानी लाहौर है, ठीक है, लाहौर वो कौन सी राजधानी है और आपकी अमृतसर कौन सी है? ठीक, तो अमृतसर को गोल्डन टेम्पल से याद कर लो कि अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी और लाहौर इनकी राजनीतिक या पॉलिटिकल राजधानी थी। ठीक है, फिर आगे आता है कि रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे, हम लोग को पता ही चल चुका है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी रोशनी ले ली। मतलब एक आंख से क्या थे, एक तरह से कह सकते हो कि दूसरी आंख से दिखाई नहीं देता था। ठीक है, और अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न पूछता है कि कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किसने प्रदान किया? तो याद रखना कि अफगान के अमीर थे जिनका नाम था शाह शुजा। ठीक है, तो अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। इसके बाद 1839 में बेचारे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है खड्डक सिंह सिंहासन पर बैठता है, लेकिन इसको जो है अफीम खाने की आदत थी। ठीक है, ओपियम अफीम जो उस समय बिहार में होता था, तो अफीम खाने की आदत थी। इसने शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलों, पहला है संधावालिया सरदार चैत सिंह, ठीक है, संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, ये 3 लोग, ठीक, और उनके भतीजे अजीत सिंह, ये 4 लोग। ठीक, संधावालिया के सरदारों में चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, उनका भतीजा अजीत सिंह हो जाता है। और डोगरा बंधुओं में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में क्या हो जाती है? अराजकता फैल जाती है कि 2 विरोधी गुट इनके आ जाते हैं। पहला संधावालिया सरदार के आते हैं और दूसरा आते हैं डोगरा बंधु। ठीक है, इनके कारण तत्कालीन पंजाब में अराजकता फैल जाती है और चिलियावाला का युद्ध लड़ा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चिलियावाला का युद्ध। ठीक, ये जनवरी 1849 में, यानी कि 10 साल बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के ये युद्ध लड़ा जाता है 13 जनवरी सन 1849 ईस्वी में। सबसे पहली चीज़ तो ये जानना है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये किसके समय में हो रहा है, मतलब अंग्रेज लीडर इस समय कौन है? तो आपको पता है कि 1853 के आसपास डलहौजी आता है जो रेल लाइन बिछवाता है। तो 1849 में भी डलहौजी ही है। ठीक है, तो डलहौजी जो है इसमें एक ओर से नेतृत्व कर रहा है और पंजाब जो है नेतृत्व नहीं कर रहा है, गवर्नर जनरल है वो इस समय। और नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड गफ कर रहे हैं, लॉर्ड गफ।
ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखिए कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा है और सिख सेना को कौन देख रहा है, तो शेर सिंह देख रहा है। तो याद रखिएगा चिलियान वाला का जो युद्ध है 13 जनवरी 1849, एग्जैक्ट डेट पूछता है कि कौन दोनों साइड से लीड कर रहा था। तो एक साइड से गफ कर रहे थे और एक साइड से शेर कर रहे थे, ठीक है। फिर ये युद्ध जो है कोई इसका डिसीजन नहीं होता, अनिर्णित साबित होता है। गवर्नर जनरल तत्कालीन समय में कौन था, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। अब इसमें 2 पॉइंट हो गया कि लीड तो कर रहा है लॉर्ड गफ, लेकिन गवर्नर जनरल उस समय कौन है ब्रिटिश भारत का, तो लॉर्ड डलहौजी है। अब दुलीप सिंह या दलीप सिंह, ठीक है, कभी कभी दुलीप सिंह भी लिख के आता है, इंग्लिश में दुलीप ही लिखता है, ठीक। तो दुलीप सिंह या दलीप सिंह जो है, दिलीप सिंह कुछ भी बोलिए, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक है। ये 43 से 49 तक शासन करते हैं। दिलीप सिंह सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है कि कौन सा सिख शासक है जो कि सिख धर्म को छोड़ देता है और ईसाई धर्म को अपना लेता है। ये रूस की भी यात्रा करते हैं, ठीक है। तो अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा टाइप के थे और इधर उधर जो है बढ़िया यात्राएं भी करते थे। निधन हो जाता है 1893 में पेरिस, फ्रांस में। ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ भारत में निधन नहीं हुआ। तो अगर ये पूछ ले कौन सा आपका पंजाबी शासक है या पंजाब के शासक हैं जिनका निधन भारत में नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको आप लिख दोगे कि दुलीप सिंह का निधन जो है भारत में नहीं हुआ। कहाँ हुआ, फ्रांस, पेरिस में हुआ। और इनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई, मतलब जो क्रिमेशन होता है वो कहाँ हुआ, मतलब उनको जलाया कहाँ गया, जो भी शव को जिस तरह से भी पंजाबियों में नष्ट करते हैं वो कार्य कहाँ हुआ, वो कार्य इनका इंग्लैंड में हुआ, ठीक। फिर कहता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब पहले पहला आंग्ल सिख युद्ध पढ़ लेते हैं, तभी दूसरा आंग्ल सिख युद्ध समझ में आएगा। चलिए, तो पहला आंग्ल सिख युद्ध जो जानेंगे, आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1845-46 में, और दूसरा कब हुआ 1848-49 में, ठीक। दोनों पॉइंट नोट डाउन करेंगे। देखिए अभी तक जो चीज़ें बताई उनसे संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ। अब जो बोलने वाला हूँ इस पॉइंट को तुरंत नोट डाउन करेंगे या स्पीड स्लो कर लेंगे। पहला, जो महाराजा रणजीत सिंह है जो कि सुकर चकिया मिसल के हैं, उनका पूरा डेटलाइन एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले बुद्ध सिंह आते हैं 1716 के आसपास, फिर उनके बाद आते हैं नीध सिंह 1752 तक, चरत सिंह 1721 से 74 के बीच में है, महाराज सिंह आते हैं, महा सिंह आते हैं, महा सिंह के बाद आते हैं रणजीत सिंह, ठीक है। महाराजा की उपाधि इनको मिलती है, उत्तराधिकारी होता है इनका खड़क सिंह, ओके। रणजीत सिंह का जो प्रांत होता है वो होता है कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। ये 4 प्रांत जो है इनके होते हैं, और लाहौर में अदालत ए आला की उपाधि लेते हैं। तो कौन सी उपाधि लेते हैं, अदालत ए आला की उपाधि लेते हैं। कौन लेता है, तो रणजीत सिंह लेते हैं। राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी 2 अलग अलग होती थी, जैसे लाहौर राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो है उनकी धार्मिक राजधानी थी। इनके पास एक वित्त मंत्री थे जिनका नाम था दीनानाथ। तो कुछ गंदे जो मास्टर होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं वो इस तरह के भी घटिया प्रश्नों को पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इनका एक वित्त मंत्री है जिसका नाम है दीनानाथ, इनका एक विदेश मंत्री है जिसका नाम है अजीजुद्दीन फकीर। आदर्श सेना को फौजे खास कहते थे ये लोग, और 1822 में जनरल बंटूरा और अलार्ड हैं एक व्यक्ति, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इनके तोपखाने का जो कार्यवाहक था उसका नाम था इलाही बख्श। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो 12 मिसलें थीं, कभी कभी पूछता है कि कौन सी मिसल नहीं थी, तो 12 मिसलों का नाम बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अहलूवालिया थी, भंगी थी, दलवलिया थी, फुल्किया थी, फैजुला पुरिया थी, कन्हैया थी, ठीक है, करोड़ी सिंघिया थी, नकाई थी, निशान वालिया थी, रामगढ़िया थी, रामगढ़िया में ही एक और थी, और फिर सुकर चकिया थी। इस तरह से जो है टोटल यहाँ पर इतनी सारी मिसलें 12 चलती हैं, ठीक। अब इसके बाद जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है उस पर फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पहला कब हुआ था 45-46 में, दूसरा हुआ था 48-49 में, ठीक है। इसकी जब समाप्ति होती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, पंजाब का विलय कर लेते हैं और दिलीप सिंह को पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज देते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये हार गए। जब हार गए तो इनको जो है पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया गया और पंजाब का विलय कर लिया गया। विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद बनाई गई, ठीक है। शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया गया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस, नाम याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछता है, ये अध्यक्ष बनाए गए। जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सले थे, ठीक है, सदस्य के रूप में। तो 3 लोग हैं, हेनरी लॉरेंस है जिनको अध्यक्ष बना दिए, जॉन लॉरेंस है और तीसरे चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सले हैं, ठीक है ना।
इनको नियुक्त किया गया। अब आता है मैसूर। तो मैसूर में जो 4 लड़ाइयाँ हुई उसका क्रम याद करिएगा। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है सीधे ईयर से, ठीक। हालांकि मैं इसको नेक्स्ट में जब रिकैपिचुलेट करूंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो एक टेबल फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, लेकिन फिर भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 67 से 69 तक, 1767 से 69 तक होता है। इस युद्ध में हैदर अली विजयी होता है। हैदर अली कौन था? जो मैसूर राज्य की तरफ से लड़ रहा है वो है हैदर अली, और एक इनके अगेंस्ट में अंग्रेज सेना लड़ रही है, ठीक है। उसके साइड से लड़ रहे हैं वेरलेस्ट, ठीक है। तो कौन लड़ रहा था? अंग्रेज गवर्नर वेरलेस्ट लड़ रहा था किसके अगेंस्ट में? हैदर अली के अगेंस्ट में, ठीक। दूसरा पहली चीज़ ये है कि इसमें मद्रास की संधि होती है। मैंने बताया था कि इसमें कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, मैसूर युद्ध जो हो रहा है वो अंग्रेज शासक के तरफ से लीड कर रहा है, अंग्रेज शासन की तरफ से वेरलेस्ट, वो लड़ रहा है आपके हैदर अली से। मद्रास की संधि हो रही है 1767 से लेकर के 49 के बीच में चल रहा है। निर्णय क्या होता है? हैदर अली बहुत बुरी तरह से इन लोग को हरा देता है, ठीक है। तो अंग्रेजों को जो गुमान था वो मैसूर का एक योद्धा जो है, इनका गुमान जो है चकनाचूर कर देता है, ठीक है। अगला जो युद्ध हो रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो हो रहा है हैदर अली, ठीक है, निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध हो रहा है जिसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है। और ये युद्ध हेस्टिंग लड़ता है। किसके विरुद्ध लड़ता है? तो वो लड़ता है जो हैदर अली हैं उनके विरुद्ध में, ठीक है। तीसरा वॉर जो होता है वो 1790 से 92 के बीच में होता है, जहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये टीपू सुल्तान लड़ता है किसके अगेंस्ट में? कॉर्नवालिस के, ठीक। उसके पहले ये चीज़ें देख लेते हैं, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। हैदर अली निजाम था मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था। कर्नल बेली जो उस समय थे, उनके अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर आरकाट पर अधिकार कर लिया। इस दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा, पोल्लीपुर तथा शेलंगूर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि हुई और दूसरी जो है आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। तो देखिए यहाँ पर पोर्टो नोवा का भी युद्ध जो है पूछा जाता है। इसको रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ। डायरेक्टली पूछा जाता है कि पोर्टो नोवा का युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ? तो जनरल जो थे उस समय आयरकूट थे, एक साइड से हैदर अली था। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोर्टो नोवा का युद्ध कब हो रहा है? द्वितीय मैसूर युद्ध के बीच में ही हो रहा है, 1781 जुलाई में हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है बाप बेटा दोनों लड़ रहे हैं। ये भी चीज़ याद रखनी है कि हैदर अली तो लड़ ही रहा है 1782 में, जब उसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसका लड़का टीपू सुल्तान भी यहाँ पर लड़ रहा है। समापन कैसे हो रहा है? तो मंगलौर की संधि के साथ इस युद्ध का समापन हो रहा है, ठीक। अब टीपू सुल्तान क्या करता है? श्रीरंगपट्टनम नामक जगह को अपनी राजधानी बनाता है और जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मैंने कहा था कि फ्रांस के साथ इसके संबंध है। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है और उसका सदस्य भी बनता है। उसके साथ अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी ये लगाता है, ठीक है ना। ट्री ऑफ लिबर्टी का स्वतंत्रता का वृक्ष भी ये लगाता है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। देखिए यहाँ पर फ्रांस से उसके ताल्लुकात दिखाई दे रहे हैं। टीपू सुल्तान अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल जो है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि में दूतमंडल भेजता है, यानी कि एक तरह से एम्बेसडर भेजता है, और आधुनिक रीति पर दूतावासों की यानी कि एम्बेसी की स्थापना भी करता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो टीपू सुल्तान है वो आज का जो भारत दिखाई दे रहा है ना, उस परिप्रेक्ष्य में अपने शासन को एक तरह से चलाता है। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 90 से 92 में, और ये जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इसका जो है समापन होता है। इस संधि में अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस लड़ रहा था और मैसूर से टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और इस दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान जो है मारे जाते हैं। और कह सकते हैं कि मैसूर का एक जो बहुत प्रतापी योद्धा है, जो कि एक शेर की तरह लड़ता है, उसका जो है डेथ हो जाता है यहाँ पर। कुल सदस्यों को फिर वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं 1799 के दौरान, जब वेलेजली भारत आ जाता है। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विक्स की उपाधि प्रदान की, ठीक ना, मार्क्विक्स की उपाधि प्रदान की, ठीक। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तो अब देखिए मैं जो टेबल फॉर्मेट में आपको एक दे देता हूँ, देखता हूँ कितना बचा हुआ है। ज़्यादा नहीं हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्ण राज को बिठा दिया। किस वंश के हैं? अड्यार वंश के हैं। और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्यों में मिला लिया। तो 3 राज्यों को अपने में मिलाया, कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को। देखिए
अंग्रेज क्या करते थे, बहुत ही होशियार थे। तो वो देखते थे कि कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है, लैंड रेवेन्यू कहाँ से आ सकता है, कहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती हैं, कहाँ पानी का स्रोत आसपास में है, क्योंकि पहले की जो भी बस्तियाँ हैं वो पानी के आसपास में ही इस्टेब्लिश की जाती थी। ठीक, तो अंग्रेज ये देखते हैं कि कहाँ पर सबसे कम रिस्क है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ है, तो वहाँ वो क्षेत्र अक्सर अपने में मिला लेते हैं और देखते हैं कि जिन क्षेत्रों से बहुत लाभ नहीं उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखोगे तो पूरे इतिहास में कहीं नेपाल जीतने की बात नहीं हुई है, जबकि अंग्रेज चाहते तो नेपाल जीत लेते, लेकिन अब नेपाल में है ही क्या, कुछ नहीं है। मतलब उतना ऊपर चढ़ के जाएंगे और कोई खनिज संपदा इत्यादि नहीं मिलनी है, केवल पहाड़ मिलना है, तो क्या करेंगे पहाड़ लेकर के। ठीक है, और चूंकि वहां पर ढुलाई, ऊपर चढ़ाना, नीचे उतारना, ये सब भी बहुत दुष्कर है। ठीक, तो मतलब मौज के लिए जा सकते हैं, वैसे अपने वहां कश्मीर था ही, लेकिन ऐसे जो है नेपाल जाना कोई या जीतने का उनका कोई उद्देश्य उस तरह से नहीं था। फिर बेगम समरू की बात आती है। बेगम समरू 1750 से 1836 में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपने नेतृत्व प्रदान किया। तो बेगम समरू एक जो है, तो देखिए पूरी बातें इसमें नहीं लिखी हुई, बता रहा हूँ कि बेगम समरू एक चर्च का निर्माण कराती हैं जिसका नाम है, ठीक है, मेरठ में स्थित सरधना। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है बेगम समरू, डायरेक्टली क्यों चर्चा कर दी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनके पति कौन थे, एक यूरोपीय थे, मतलब एक यूरोपियन ने बेगम समरू नामक एक स्त्री से शादी किया था। पति का नाम है वॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे। ठीक है, वॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे। ठीक है, तो इन्होंने बेगम समरू से शादी की थी। बेगम समरू एक प्रसिद्ध चर्च बनवाई थी। चर्च का निर्माण कहाँ हुआ था, मेरठ के सरधना में हुआ था। बाद में क्या होता है कि पति की जब मृत्यु हो जाती है तो बेगम समरू सरधना की ही शासिका बन जाती हैं। अगर बेगम समरू से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, देखिए वो चीज़ अब यहाँ लिखा हुआ है, बीच में चीज़ें रिपीट की हुई हैं टेक्निकल टीम ने, कोई बात नहीं। बेगम समरू के पति जो है यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं भी प्रदान की थी। और सांब्रे को बंगाल के नवाब नजब खां, सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्ता खां को हराने की प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद ये सरधना की शासिका बन जाती हैं। ठीक है, अब दो चार्टिंग करनी थी जो मैंने आपसे कहा है, तो चार्टिंग कर लेते हैं। चलिए, तो चलिए लगभग मैंने बना लिया है। ठीक है, आपका समय ना बर्बाद हो इसलिए चीज़ें मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी लास्ट तक लेक्चर देखते होंगे उन्हें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिल ही जाता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोस्टली लोग जो है बीच में चीज़ें छोड़कर भाग जाते हैं और जो लास्ट तक रुकता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक, तो बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं लोगों को कि सिलेक्शन किस तरह से होगा, सर PDF दे दीजिए, इस सबसे सिलेक्शन नहीं होता यार। सिलेक्शन होता है कि आप कितने अच्छे से किसी का लेक्चर कर रहे हो, कितनी श्रद्धा से कर रहे हो। ठीक है, और श्रद्धा देना क्या है, ये इनर ब्यूटी है। जैसे खुश रहना एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे खुश रहोगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक, मैं जीवन के कुछ कुछ बातें समझाता हूँ, कुछ लोग को बोर लगता होगा, स्किप कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। आंग्ल सिख वॉर होता है। पहला जो वॉर है 1845 से 46 के बीच में हो रहा है। हार्डिंग उस समय का गवर्नर जनरल है और ह्यूज गॉफ जो है लीडर है, वो सिखों के विरुद्ध में लड़ रहा है। बहुत सारी संधियां होती हैं, जैसे आपको इसमें लाहौर की संधि, भैरावल की संधि भी मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर लिख भी दे रहा हूं, एक सेकेंड। ओहो, लाहौर की संधि भी इसमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्या मिलेगी, मुदकी की संधि मिलेगी, 18 दिसंबर को हुआ। फिरोज शाह की मिलेगी 22 दिसंबर को हुआ। ठीक है, वेडावल की मिलेगी 28 जनवरी को हुआ। अलीवाल की मिलेगी 28 जनवरी को ये भी हुई। और सोबराओं की मिलेगी 10 फरवरी के आसपास। कभी कभी क्या करता है कि एक क्रोनोलॉजी देगा कि कितनी जो है कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, तो एक इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको दे दूं एक जो है आउटलाइन। ठीक, तो ये हो गया पहला आंग्ल सिख युद्ध जो कि खत्म हो गया। दूसरा आंग्ल सिख युग होता है, उस समय गवर्नर जनरल है डलहौजी, 1848 से 49 के बीच में ये होती है। इसमें रामनगर चिलियांवाला की युद्ध होता है और बेसिकली जो फाइट चलती है वो गुजरात में लड़ाई चलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे गुजरात की भी लड़ाई इसी से रिलेटेड है, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध से। मैसूर की बात आती है, तो मैसूर का कैसे याद करेंगे कि कौन अंग्रेजी गवर्नर जनरल था, तो याद करेंगे रेल के स्टिंग में। ठीक है ना, वेरलेस्ट, और दूसरा है हेस्टिंग, कान यानी कि कार्नवालिस, और जल गया मतलब वेलेजली। तो पहला होता है 1767 से 69 में मद्रास की संधि होती है। वेरलेस्ट उसमें लड़ता है हैदर अली के विरुद्ध में। दूसरा होता है 1780 से 82 में मंगलौर में होती है। ठीक है, मद्रास मंगलौर से बड़ा वर्ड है, इसलिए MMS बनाते समय पहले बार छोटा लिखेंगे, दूसरी बार बड़ा लिखेंगे। ठीक, हेस्टिंग इसमें रहता है रेल के स्टिंग में, तो हेस्टिंग ये रहता है। हैदर अली की मृत्यु होती है, टीपू सुल्तान भी साथ में लड़ता रहता है।
ठीक है। तीसरी युद्ध है आपका 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम का, एक बहुत ही अपमानजनक संधि होती है। कार्नवालिस इस समय रहता है, टीपू सुल्तान के साथ करता है, और चौथे में वेलेजली लीड करता है और टीपू सुल्तान मर जाता है 1799 में। इस तरह से ये 4 जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 38 से 39 मिनट का ये लेक्चर बना है। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है और कई लोगों का त्यौहार भी है, तो ऑल द मतलब बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का त्यौहार है वो लोग त्यौहार अपना मनाएं और लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक आने चाहिए। मैं यहाँ पर प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि डेली बेसिस पर जो संबंधित चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है घटना चक्र के या किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में, अगर आपको पार्टीशन वाइज मिल जाए कि पोर्शन वाइज की क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित प्रश्न, तो उनको कर लेंगे। बेगम समरू जो कि इस पोर्शन से अलग थी, सरधना में जो है मेरठ के निकट एक चर्च का निर्माण कराई थी, उनके बारे में भी एक बात याद रखिएगा कि उनके पति जो है एक यूरोपियन है जिनका नाम है वॉल्टर रिनहार्ड सांब्रे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बेगम समरू सरधना की ही शासिका बन जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।